कांग्रेस में हमेशा युवा चेहरों को प्राथमिकता मिला है। ऐसे में अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें, एक नाम बड़ा चर्चित रहा और काफ़ी मत भी लेकर आया, जयराम महतो। क्या लगता है कि आने वाले समय में वो सामंजस्य स्थापित करेंगे कांग्रेस के साथ या फिर उनकी भूमिका को किस तरह से ये तो देखेंगे? ये जो सरकार का अभी हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यभार संभाला और कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो बीजेपी लगातार हमलावर है, कह रही है कि ये सिर्फ ठगने का काम हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की, चूंकि आप महिला हैं और अगर हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो आपकी माँ भी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और आप अब मंत्री बनी, आपके ससुर जी मंत्री रह चुके हैं बिहार में। तो जो महिलाओं की भागीदारी होने वाली है, उसको क्या उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए या फिर क्या स्थिति है? आपकी पार्टी के बादल पत्रलेख, जिनके आप सक्सेसर भी हैं, उन्होंने कैसा काम किया? 4 साल उन्होंने काम किया, अब उनका ये ज़िम्मेदारी आप सँभाल रही हैं। गोड्डा में प्रदीप यादव जी चुनाव हार गए, उसको आप किस तरह के से देखती हैं? अगर आप होती तो कुछ फ़र्क पड़ता? अभी लगातार एक मुद्दा ज़ोर-शोर से उठाया जा रहा है, लगातार बीजेपी हमलावर है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आप संथाल से आती हैं, तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस की युवा पीढ़ी यानी कि नई पीढ़ी के नेताओं में भविष्य की संभावनाएं दिखती हैं, तो चंद नाम लिए जाते हैं। उन नामों में दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हैं। संभावनाएं तब और बढ़ जाती हैं, खासकर तब जब हिंदी पट्टी में कांग्रेस पस्त है, सुस्त है। ऐसे में दीपिका पांडे जैसी नेताओं की भूमिका बढ़ जाती है। दीपिका पांडे कांग्रेस के नए प्रयोग के दौरान मजबूत हुई नेताओं में से हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, जब उन्होंने जो अपनी पार्टी के परंपरागत तौर तरीकों में बदलाव लाया था और नए युवा चेहरों को लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और चुनाव के जरिए मतलब ला रहे थे पार्टी में, तब दीपिका पांडे सिंह चुनाव जीतकर यूथ कांग्रेस की महासचिव बनी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव, इसके साथ ही कई राज्यों में सांगठनिक चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की प्रभारी रहीं। गोड्डा संसदीय सीट से टिकट कटने के बाद पार्टी ने हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बनाया है। आज खुद हमारे साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह मौजूद हैं और आप हमारा खास एपिसोड टॉक विद प्रियंका मिश्रा का पॉडकास्ट देख रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीपिका जी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री, पशुपालन, सहकारिता और आपदा विभाग को संभालने के लिए मैं इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर समझती हूँ और कम समय में रिजल्ट देना ये एक चैलेंज है, लेकिन हम लोग विभाग को समझ के आगे जो ज़रूरी काम है किसानों के लिए उसको प्रायोरिटाइज करके करेंगे। बतौर मंत्री ये कसक रह जाएगी कि समय बहुत कम मिला, हम काम नहीं कर पाए। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो सोच रही हूँ कि अब ये कार्यकाल की शुरुआत है, हम महागठबंधन की फिर सरकार बनेगी और मुझे भरोसा है कि पार्टी आगे भी हम लोगों को जिम्मेदारी देती रहेगी। आपकी पार्टी के बादल पत्रलेख, जिनके आप सक्सेसर भी हैं, उन्होंने कैसा काम किया? 4 साल उन्होंने काम किया, अब उनका ये ज़िम्मेदारी आप सँभाल रही हैं। जो देखिए वो चाहे बादल जी का कार्यकाल रहा हो या उसके पहले भी जो मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने चीज़ों को आगे बढ़ाया है। उस काम को आगे और तेज़ी से बढ़ाने की ज़िम्मेदारी जब मुझे मिली है, तो मैं मुझे लगता है कि मैं लिमिटेड टाइम में, मतलब डेडलाइंस पे कैसे काम हो उस पर फोकस रहेगा हमारा। गोड्डा में प्रदीप यादव जी चुनाव हार गए, उसको आप किस तरह के से देखती हैं? अगर आप होती तो कुछ फ़र्क पड़ता? देखिए, ये तो पार्टी ने जिस निर्णय को ले लिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे लगता है अब इस पर बहुत चर्चा करने जैसा कुछ बचा नहीं। चुनाव हम लोग जीते तो बहुत खुशी की बात थी। गोड्डा एक इम्पॉर्टेंट सीट था जिसको कांग्रेस के फोल्ड में लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की भी थी। विधानसभा से तो हमारे लीड हुआ, लेकिन अब कुछ कारणों से पीछे रहे, तो अगली बार और बेहतर प्रयास होगा। इस बार मानसून की स्थिति अच्छी नहीं है, किसानों का रोपा नहीं हुआ है, तो इसको लेकर कार्य योजना किस तरह से है? देखिए, इस साल ही नहीं, पिछले 2 साल से मॉनसून डेफिसिट रहा है झारखंड, तो ये चिंता का विषय तो है ही कि किसान जो सिर्फ खेती पर निर्भर है, उसके लिए बहुत तकलीफ वाला समय होता है। हम लोगों की कंटिजेंसी प्लान
तैयार है। 2 हफ्ते तक और मॉनिटरिंग होगी कि मानसून में कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं। उसके बाद तो खैर फसल का समय निकल जाएगा, इसलिए हम लोग 2 हफ्ते क्लोज मॉनिटरिंग के बाद फिर जो सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी उसकी तैयारी हम लोगों ने की है। उस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर। अभी लगातार एक मुद्दा जोर-शोर से उठाया जा रहा है, लगातार बीजेपी हमलावर है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आप संथाल से आती हैं, तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? आप देखिए, ये बहुत अजीब सी बात जो है झारखंड में की जा रही है। अगर बांग्लादेशी, चाइनीज, पाकिस्तानी या आप किसी भी देश की बात करें, वहाँ के लोग अगर देश में आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो यह तो गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के विषय हैं। झारखंड में इस बात की चिंता है, लेकिन अन्य राज्यों में अगर इसकी चिंता भाजपा को नहीं हो रही है तो जनता ये जानती है, और झारखंड के लोग तो बखूबी समझते हैं कि ये फिर एक चुनावी प्रयोग है जिसको झारखंड में किया जा रहा है, जो वैमनस्यता फैला करके एक अफवाह और माहौल तैयार करके लोगों की भावनाओं को भड़का करके भाजपा वोट लेने में माहिर रही है। वही प्रयोग ये फिर झारखंड में कर रहे हैं, तो ये इस प्रयोग में वो सफल नहीं होंगे। झारखंड की जनता समझ रही है कि झारखंड का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। राज्य सरकार की कमियां तब आप निकाल सकते थे, तब भी, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज केंद्र बताए कि कहाँ है बांग्लादेशी, वो बताएं, और राज्य सरकार के जिम्मेदारी में कोई कार्रवाई आती होगी तो राज्य सरकार उसको बहुत जिम्मेदारी से करेगी। लेकिन इस तरह की बातें झारखंड में करना और आसाम में भूल जाना, महाराष्ट्र में भूल जाना, बंगाल में भूल जाना, ये बहुत अजीब बात है। भाजपा अपना मजाक बना रही है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं, वो यहाँ पे डटे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कहा जा रहा है या वो लोग दावे कर रहे हैं कि ये लोग चुनाव जीतने में माहिर हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बहुत टफ होगा विधानसभा चुनाव इस बार? देखिए, भाजपा तो हर समय चुनावी मोड में रहती है। जो काम जो समय जनता के हित में करने वाले हैं, उसको छोड़ करके चुनाव प्रचार प्रसार में कैसे राज्यों के मुख्यमंत्री को लगा दिया जाए। जहां बाढ़ से परेशान है पूरा आसाम, वहां हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में रिलीफ का काम नहीं कर रहे, और यहाँ झारखंड आकर यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं। 10 साल से भाजपा सरकार में, केंद्र में, सेंसस क्यों नहीं कराया गया ताकि पता चल सके। और अगर शिवराज चौहान जी देश के कृषि मंत्री हैं, वो झारखंड आ रहे हैं, तो यहाँ के सुखाड़ की स्थिति पर चिंता करके, यहाँ के सरकार के साथ मिल करके सुखाड़ की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से केंद्र सरकार सहयोग करेगी, इस पर तो कोई बात नहीं हो रही। तो ये चुनावी जुमले अब हम लोगों ने बहुत देखे समझे, और भाजपा को भी ये समझ में आ गया है इस तरह से करके सिर्फ चुनाव में लोगों का वोट ले लें, और उनके हितों की रक्षा करने की जब बात हो, जब उन्हें सरकार के संरक्षण की जरूरत हो, उस समय उनका ध्यान न रखें, खास करके किसानों को। तो झारखंड की जनता को जवाब देने का जल्द मौका मिलने वाला है। समय बहुत कम है सरकार के पास काम करने के लिए। ऐसे में कुछ वर्ग या युवा वर्ग को ले लें, या फिर जैसे पारा शिक्षक हो गए, सहायक पुलिस, कल आपने देखा लाठीचार्ज भी हुआ। तो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो ऐसे लोग, देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कम समय सरकार के पास नहीं है। सरकार अपना 5 साल पूरा करने की स्थिति में, और पूर्ण बहुमत की सरकार को कैसे 4 बार फ्लोर टेस्ट पे जाना पड़ा, वो भी इस राज्य की जनता जानती है। 2 साल कोरोना से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को सबसे अच्छे से पूरे देश में किसी ने लड़ा तो झारखंड, और झारखंड की सरकार ने लोगों के लिए काम किया। उसके बाद जो भी मुद्दे थे, बहुत संवेदनशीलता से उन चीजों पर काम किया गया है। सहायक पुलिस को आप एक तरीके से अग्निवीर मान सकते हैं, जो हमें पिछले डबल इंजन की सरकार में विरासत में मिली। सरकार संवेदनशीलता की वजह से उनके कार्यकाल को बढ़ाती रही है, और अब भी सरकार ने वही किया है। लेकिन क्योंकि चुनाव पास है, युवाओं को
बरगला करके भाजपा अपनी रोटी सेकना चाहती है, तो मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि झारखंड की सरकार आप लोगों के साथ है। गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा है, इस राज्य के माहौल को खराब करने का प्रयास जो किया जा रहा है, युवाओं को हमारे खिलाफ भड़काने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें हम लोग बहुत धीरज धैर्य से और युवाओं के साथ खड़े हैं। और जो भी समाधान है, इसी सरकार में उन चीज़ों पर पहल की गई है और टेम्परेरी समाधान नहीं है। आज पोषण सखी बहाल किया और केंद्र से उस योजना को बंद कर दिया गया, वो भी हमारे जिम्मे आए। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी की आप देखें, राज्यांश 3 गुना है और केंद्र अपने हिस्से का पैसा भेजने में भी परेशानी करता है। जीएसटी का कितना बकाया राज्य का है, वो भी सबको पता है। झारखंड की जमीन की रॉयल्टी या जो जहाँ माइनिंग कर रहे हैं, उसका जो पैसा देना वो बाकी है। तो कुछ युवा परेशान है, सड़क पर हैं और जिन समस्याओं को लेकर के वो आज आंदोलनरत हैं, उन सभी चीजों पर सरकार सकारात्मक पहल कर रही है और निदान भी हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ही देगी। आरोप लगते रहे हैं जेपीएससी, जेएसएससी जैसे जो संस्थाएं हैं कि पेपर लीक हो जाता है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। 5 साल में जो वादा किया वो धरातल पर नहीं है, तो इस पे क्या? सीबीआई के पास जांच है, छठी जेपीएससी और पिछले जो जेपीएससी महागठबंधन सरकार के पहले हुए हैं, उन सब चीजों पर उन्हें किसने कार्रवाई करने से रोका है? आज हम लोगों की सरकार में पेपर लीक को लेकर के विधेयक लाया गया सदन में, उसे हम लोगों ने पूर्ण बहुमत से पारित कराया। हाउस में भी उस विधेयक का विरोध करने का काम भाजपा ने किया है। छठी जेपीएससी से हम लोग 11वीं तक पहुंचे, बहुत सफलतापूर्वक पहुंचे। आज भी 19वीं 20वीं 24वीं जेपीएससी तक हमें होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। लंबित कामों को करने का काम हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो भी चीजें उलझी हुई थी उसको सुलझाकर ट्रैक पर हम लोगों ने लाने का काम किया है। एक मुद्दा बड़ा हावी है अभी पूरे देश में, यूपी में जिस तरह से अभी यूपी सरकार ने ये लागू कर दिया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर खास करके कि सारे जो दुकानें होंगे उसमें बकायदा नाम के साथ वो अपने दुकानों के बाहर लगाएं, जिनका जो नाम है वो नाम के साथ। और ऐसे में हम अगर देवघर को देखें तो यहाँ पे भी लाखों की भीड़ आती है पूजा के दौरान। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो कांवड़ यात्रा है, ये धार्मिक आस्था की बात है और इसे लोगों के आस्था से ही जुड़े रहने देना चाहिए, बल्कि इसको लेकर के कोई विवाद नहीं करना चाहिए। किसी चीज को बेहतर करने का प्रयास हो रहा हो तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे का मंसूबा अलग हो, मकसद अलग हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की, चूंकि आप महिला हैं और अगर हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो आपकी माँ भी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और आप अब मंत्री बनी, आपके ससुर जी मंत्री रह चुके हैं बिहार में। तो जो महिलाओं की भागीदारी होने वाली है उसको क्या उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए या फिर क्या स्थिति है? बिल्कुल, अभी हम काफी पीछे हैं, लेकिन इस पर सकारात्मक पहल अगर कभी किया गया तो कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा किया गया। आपने देखा, राजीव जी ने 33% आरक्षण लोकल बॉडी में करने का काम किया, उसे लागू कराने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। सोनिया गांधी जी ने कई सारे, जैसे आंगनबाड़ी या फूड सिक्योरिटी, महिलाओं को देखते हुए किया। मैं कह सकती हूँ आज झारखंड में भी हम एक समय पर 5 महिला विधायक थे। हमारी एक साथी ममता जी को किसानों के आंदोलन के मामले में दोषी करार करके, जबकि वो लोगों के लिए संघर्षरत थी, आज वो हाउस में नहीं है। लेकिन हम 5 महिलाएं, और आप लोग मीडिया में असेस कर सकते हैं कि जो भी हमारे साथी विधायक हैं सभी परफॉर्मिंग हैं, जनता के बीच रहती हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होती हैं, उनका समाधान कराती हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये संख्या आगे और बढ़ करके जाएगी। जब दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो झारखंड का हाउस जो है बेहतर प्रतिशत में है, लेकिन बेस्ट सिचुएशन अभी आने में समय है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में झारखंड में भी आधी आबादी अपना पूरा अधिकार पाएगी। कांग्रेस में हमेशा युवा चेहरों को प्राथमिकता मिला है। ऐसे में अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें, एक नाम बड़ा चर्चित रहा और काफ़ी मत भी लेकर आया, जयराम महतो। क्या लगता है कि आने वाले समय में वो
सामंजस्य स्थापित करेंगे कांग्रेस के साथ, या फिर उनकी भूमिका को किस तरह से देखते ये हैं? तो भविष्य की बातें हैं और ये आला कमान को तय करने की बात है। लेकिन युवा जहाँ भी हैं, जिस भी पार्टी से हैं और सकारात्मक काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें उनका स्वागत करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो सरकार का अभी हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यभार संभाला और कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो बीजेपी लगातार हमलावर है, कह रही है कि ये सिर्फ ठगने का काम हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, इस 5 साल के कार्यकाल में महागठबंधन ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं, जिसको दूसरे राज्यों में भी बहुत सराहा जा रहा है और कई राज्य उसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश में है। उसमें आप सर्वजन पेंशन की बात करें तो आज आप देख रहे हैं। दूसरा हमारा बहुत ही क्रांतिकारी योजना जो आया है वो अबुआ आवास का है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास की 8 लाख योजनाएं जो हैं वो झारखंड में रोक दी गई। लेकिन यहाँ के लोगों की ज़रूरत थी, खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कि उन्हें पक्का मकान मिलना ही चाहिए था। राज्य सरकार पूरे अपनी ताकत पर 2 लाख रुपए सहयोग राशि 3 कमरे का मकान बनाने के लिए झारखंड के लिए योजना लेकर के आई। सरकार आपके द्वार के माध्यम से हम लोगों के घरों तक जाकर, पंचायत तक पहुंचकर पहले पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलाने का काम किया, फिर अबुआ आवास दिलाने का काम हो रहा है और आने वाले समय में जो महिलाओं को 1000 रुपए सहयोग राशि देने की घोषणा हुई है, उससे भी महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। बंद कमरे में बैठना, विपक्ष है इसलिए मीडिया के सामने आलोचना करना, लोगों के बीच नेगेटिव बोलना, मुझे लगता है कि झारखंड में इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। विपक्ष भी हो, सकारात्मक हो, सरकार से अगर कहीं कोई कमी हो रही हो तो उसे बताएं, उसमें सुधार लाएं तो सही है। लेकिन ये कहना कि झारखंड में कुछ हुआ नहीं पिछले 5 सालों में, तो आप खास करके ग्रामीण इलाकों में जाके देखिए, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा, जो पुरानी सिंचाई की संरचना थी उसको सुदृढ़ करने का काम किया गया, अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया गया। और मैं कहती हूँ कि भगवान का शुक्र है कि महागठबंधन की जब सरकार थी तब कोरोना से लड़ाई लड़ने का मौका आया, और नहीं तो हमने देखा केंद्र सरकार में भी, यूपी की बात आप कर लें, लाशों का अंबार लगा हुआ था और उन्हें हम लोगों के रीति रिवाज से उनकी अंत्येष्टि करने तक की क्षमता सरकारों की नहीं रही। वहाँ हम लोगों की सरकार ने लोगों को वापस अपने राज्य में सुरक्षित लाने का काम किया और भोजन, काम दे करके उन्हें सुरक्षित यहाँ रखा गया। कहीं भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई देश के किसी कोने में, मुझे लगता है कोरोना काल में सभी को वो सहयोग साथ मिला। मोर्टेलिटी भी मुझे लगता है कि कम रही, कुछ भी डेथ्स नहीं होते तो और बेहतर होता। लेकिन कई लोग जब गंभीर रूप से बीमार थे तो कुछ लोगों की मोर्टेलिटी हुई, लेकिन उन लोगों को भी, उनके परिवारों को मृत्यु उपरांत सहयोग देने का काम हम लोग की सरकार ने किया है। शुक्रिया दीपिका जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हम इसी तरह पहुंचाएं और आपके सवालों के जवाब लेकर आएं, तो आप हमारे चैनल तक पहुंचे और हमसे जुड़ें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।